देखो इसमें हम लोग डेटा टाइप्स लिख करके डैश करेंगे। इसका नाम से कुछ पता चल रहा है? डेटा टाइप्स मीन्स जो डेटा के टाइप को बताता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई डेटा इंटर कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर डायरेक्ट डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस डेटा को डायरेक्टली रीड नहीं करेगा, आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। जैसे मान लो आप एक वेरिएबल लिखते हो, इसमें ए लिखा, तो ए में आप डायरेक्ट 10 स्टोर करोगे तो कंप्यूटर स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस 10 के लिए कितना मेमोरी जनरेट करना है, कितना मेमोरी क्रिएट करना है कंप्यूटर के अंदर, ये पता नहीं। तो अगर हम लोग इस डेटा को बता दें कि ये इंट डेटा है हमारा, तो इंट लिख देंगे तो ये हमारा डेटा स्टोर करेगा और इंट का एक मेमोरी जनरेट करेगा इस तरह से, और इसमें 10 को स्टोर करेगा। मीन्स डेटा टाइप जो होता है वो डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करता है, समझ में आ रहा है, उसके बारे में बताता है। और कंप्यूटर C++ में एक लॉजिक है कि जैसा डेटा रहेगा वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आप लोग ये नहीं समझना कि अगर हम इंट डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट फ्लोट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप इंट के साथ काम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट इंट आएगा, फ्लोट नहीं आएगा, समझ में आया? आप फ्लोट के साथ काम करोगे तो आपका डेटा फ्लोट आएगा। जैसे मान लो कि हम लोग दो इंटीजर नंबर लेते हैं, देखो 5 और 2, ये दोनों इंटीजर नंबर है, इसको आप कोडिंग में डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, बहुत स्टूडेंट इसका रिजल्ट बताएगा 2.5, ये होता है ना, एक्चुअली में तो होता है ये 2.5, लेकिन C++ में ये रिजल्ट नहीं बताएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2। अगर आप 2.5 बोल रहे हो तो ये गलत आंसर है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि C++ में रूल है जैसा डेटा रहेगा वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आप देखो ये दोनों इंट डेटा था, आप रिजल्ट तो फ्लॉट दिखा रहे हो, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये दोनों इंट है इसलिए इसका रिजल्ट भी इंट होगा, पॉइंट पे रिजल्ट नहीं आएगा। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा डेटा होगा वैसे ही ऑपरेशंस को ये हैंडल करेगा, अलग टाइप के ऑपरेशन को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। उसमें लिखिए डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स R means to identify the type of data and associated operations for handling it, और ये उसी टाइप के ऑपरेशंस को क्या करता है, हैंडल करता है। तो C++ में 3 टाइप्स का डेटा टाइप होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, देयर आर
there are three types of data type in C++. फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं। फंडामेंटल या फिर इसको बेसिक डेटा टाइप भी बोला जाता है। बेसिक, इसी को बिल्ट इन भी बोला जाता है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वन जो होता है उसका नाम है डेराइव्ड डेटा टाइप। नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स लिख करके क्या समझिए। हो गया? समझो, फंडामेंटल डेटा टाइप जो होता है ना, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ डेटा टाइप। इसको आपको बनाना नहीं है, इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो यूजर के द्वारा डायरेक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि बना बनाया है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया रहता तो हम लोग पहले बनाते उसके बाद यूज करते। लेकिन ये बना बनाया डेटा टाइप, तो हम लोग अगर यूजर है और प्रोग्रामर है, कोडिंग कर रहे हैं, तो जो पहले से बना हुआ डेटा टाइप है उसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यूज करने का पर्पस होगा, क्यों यूज करेंगे, क्या पर्पस है उसका। तो फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डिक्लेयर करना मीन्स होता है बनाना। अगर आप वेरिएबल को बनाना चाहते हो तो आप फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करोगे। जैसे मान लो कि ए एक वेरिएबल है, लेकिन ए डायरेक्ट लिखोगे कंप्यूटर में तो ए काम नहीं करेगा। वेरिएबल को पहले क्रिएट करना पड़ता है, मीन्स वेरिएबल का डेटा टाइप बताना पड़ता है कि ये जो ए आप लिखे हो ये किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, ये बताना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को बोल देंगे कि इसको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो इंटीजर करेगा। वो तो हम लोग का भाषा को समझता नहीं है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझता है। तो इंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा उसको कि ए जो हम लोग लिखे हैं ये इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। तो इंटीजर के लिए फंडामेंटल डेटा टाइप यूज होता है जिसका नाम है इंट। क्या नाम है? इंट। तो इंट का यूज हम लोग करेंगे। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर 2 बाइट्स का मेमोरी जनरेट करेगा। इसका जो मेमोरी साइज होगा वो 2 बाइट्स का होगा। आप टर्बो में पढ़ोगे, एक टर्बो C7 सॉफ्टवेयर है, तो टर्बो में आप इंट का साइज चेक करोगे तो इंट का साइज होता है 2 बाइट्स। और देव C++ में इसका साइज चेक करोगे तो इसका साइज होता है 4 बाइट्स। साइज चेंज कर दिया गया, ठीक है। जावा में इंट का साइज होता है 4 बाइट्स, इसीलिए C++ में भी इंट का साइज कर दिया गया 4 बाइट्स। तो ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में दिखाता है 4 बाइट्स, और जो तुम्हारा पुराना वर्जन है उसमें 2 बाइट्स दिखाता है। समझ में आया? तो आपको अगर कोई पूछेगा कि देव C++ में इंट का साइज कितना होता है C++ में, तो आप 4 बाइट्स बताओगे। लेकिन टर्बो में बोलेगा तो टर्बो में आप लोग को सब चेक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि देखो इसका साइज कितना है। हाँ, टर्बो सी में कितना साइज है या देव C++ में इसका कितना साइज है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर आप टर्बो सी में रन करवाओगे तो इसका साइज दिखाएगा 2 बाइट्स, और देव C++ में इसका साइज चेक करोगे तो साइज 4 बाइट्स दिखाता है। नहीं, साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी है ना, अपडेट होता है ना वर्जन,
तो वो जब सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा था तो इसका साइज जावा में, क्योंकि इसका साइज 4 बाइट्स है, तो जावा वाले रूल को फॉलो करके इसका साइज 4 बाइट्स कर दिया गया, ठीक है। और टर्बो जो होता है, टर्बो वो सी के रूल को फॉलो करता है, तो सी में इंट का साइज होता है 2 बाइट्स, इसीलिए इसका साइज दिखाता है 2 बाइट्स, ठीक है। तो इसमें देखो ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, तो a इक्वल टू 10 को स्टोर कर लेगा, तो यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। आप अगर डायरेक्ट a में 10 स्टोर करते तो ये स्टोर नहीं होगा। मींस हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज हो रहा है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और इस डेटा टाइप का यूज हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता है, ये पहले से बना हुआ डेटा टाइप। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो यूजर के द्वारा डायरेक्टली यूज किया जाता है टू डिक्लेयर द वेरिएबल, इसीलिए ना किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लिखिए फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स are predefined data types which are directly used by user to declare the variable, declare इस तरह से to declare the variable को क्या करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप आता तो बहुत सारा है, लेकिन जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसके एग्जांपल में आपका हो जाएगा इंट, कैर, लॉन्ग, प्लॉट, डबल, वॉइड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो है फंडामेंटल डेटा टाइप, ये सब डेटा टाइप पहले से बना हुआ डेटा टाइप। सबका अलग अलग मेमोरी साइज है, ठीक है। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो सबका अलग अलग मेमोरी लेता है। जैसे किसी भी वेरिएबल को डबल डेटा टाइप से बनाओगे तो उसका मेमोरी साइज अलग होगा, इंट से डिक्लेयर करोगे तो उसका मेमोरी साइज अलग होगा। तो एक हेडिंग बनाइएगा, साइजेस एंड रेंजेस। साइज भी होता है, साथ में रेंज भी होता है, तो वो कहां से कहां तक डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। sizes and ranges of fundamental data types। रिव्यू का सिलेबस जो है वो टर्बो को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम टर्बो से बता रहे हैं, और डेव सी प्लस प्लस में जो साइज चेंज होगा वहां हम आपको हिट कर देंगे, बता देंगे, आप साइड में नोट भी कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखो इसका साइज और रेंज क्या होता है ये समझ, टेबल से समझा रहे। यहाँ हो जाएगा साइज, और साइज जो भी हम लोग लिखेंगे वो बाइट्स में लिखेंगे, और रेंज। कैर डेटा टाइप है, कैर फर्स्ट होता है कैर जो कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर मीन्स
ABCD ये सब जो आता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स को स्टोर करेगा, उसको हम लोग कैट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो कैट डेटा टाइप जब आप लिखोगे कंप्यूटर में, तो इसका जो मेमोरी साइज होगा वो 1 बाइट्स होगा। कितना साइज देता है? 1 बाइट, है ना। ये टर्बो 1 बाइट, इसका मेमोरी साइज 1 बाइट, और इसका जो रेंज होगा वो -128 से लेकर के 127 तक होता है। इतना रेंज तक वो डेटा को स्टोर कर सकता है। अब 127 तक स्टोर करेगा, 127 के बाद कोई अगर नंबर डालते हो तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप उसका वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। वो उसका मैक्सिमम रेंज है और ये मिनिमम रेंज है, इससे नीचे आप नहीं स्टोर कर सकते हो डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंट डेटा टाइप है। इंट का साइज होता है 2 बाइट्स। ये होता है टर्बो, और इसी का साइज होता है C++ में 4 बाइट्स। ठीक है, इसका साइज होता है 4 बाइट्स। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो -32,768 से लेकर के 32,767 तक होता है। ये रेंज होता है। अगर आपको एक साइड पता है तो दूसरा आपको खुद पता चल जाएगा। एक माइनस हो रहा है, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ 68 है तो यहाँ 67 है, 68 67। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो ये रेंज है। अब देखो आप क्या करोगे, इंट में आप लिखोगे इंट ए और उसमें वैल्यू स्टोर करोगे 1 लाख रुपीज या 1 लाख वैल्यू स्टोर कर दिया, तो 1 लाख स्टोर कर दिया तो बताओ वो स्टोर होगा वैल्यू? आउट ऑफ रेंज होना हो जा रहा है। ये वैल्यू क्या है? आउट ऑफ रेंज ना है। देख लो, आप इसमें इंट में 1 लाख स्टोर करोगे तो 1 लाख स्टोर होगा। इसका लास्ट रेंज कितना है? 32,767 तक। इससे ज्यादा आप अगर 32,768 के स्टोर करोगे तो स्टोर नहीं होगा। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह से वेरिएबल बनाता है इंट ए और इसमें स्टोर कर दिया 1 लाख या जितना मन करे उतना वैल्यू स्टोर कर दिया, और उसको लगता है ये तो इंट वैल्यू है, ये तो स्टोर ही नहीं कर रहा है। तो आउट ऑफ रेंज वैल्यू डालोगे तो कहां से स्टोर करेंगे? इसको स्टोर करने के लिए आपको लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग डेटा टाइप का रेंज ज्यादा होता है, समझ में आया? इंट का रेंज लास्ट 32,767 तक होता है, उससे ज्यादा वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, ये फिक्स रेंज है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल डेटा टाइप है। देख, अगला जो है आपका वो है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप का हम लोग यूज करेंगे। हम फोन करते थे क्लास में, फोन कर रहे हैं हम आपको कुछ टाइम। ये लॉन्ग डेटा टाइप जो है इसका साइज होता है 4 बाइट्स। ये 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। ठीक है, और इसका रेंज जो होता है -2, 147, 483, 648, यहाँ तक इसका रेंज होता है। ये जो है मिनिमम रेंज है, और लास्ट एक हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा 2, -2, 147, 483, 647, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, मैक्सिमम रेंज। ये माइनस में नहीं ना होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। 2, इसका रेंज एक बार हम चेक करें। ठीक है, ये रेंज सही। अगला जो है आपका वो है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट का साइज कितना होता है? फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट का जो मेमोरी साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स, और इसका रेंज होता है 3.4 into 10 to the power minus 38
2 3.4 into 10 to the power 38 minus 1, ये इसका मैक्सिमम रेंज होता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा। ये शॉर्ट रेंज इसका दिखाया गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़ा नंबर तो याद नहीं रख सकते। अब उसको आप मतलब ये जैसे ये बड़ा नंबर है तो इसको याद रखना मुश्किल है, तो इसी तरह से इसको भी छोटा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है और वो भी बहुत बड़ा नंबर है, तो उतना बड़ा नंबर याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाता है। ये इसका मैक्सिमम मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है। एक माइनस जो किए ये 10 के साथ माइनस हो रहा है, बेस नंबर के साथ, पावर के साथ माइनस नहीं करना है। उसके बाद आपका होता है डबल डेटा। डबल का जो साइज है वो होता है 8 बाइट्स। इसका रेंज होता है 1.7 into 10 to the power minus 308 to 1.7 into 10 to the power 308 minus 1, ये होता है। लास्ट बचा आपका वाइड डेटा टाइप। समझो, वाइड का ना साइज होता है ना रेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है, वो किसी भी तरह के वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। तो उसका रेंज 0 होता है, साइज भी उसका 0 होता है। समझ में आया? ठीक है, तो नीचे वाइड में ऐड कर लोगे, वाइड 0 बाइट और 0 रेंज आप कर देंगे, क्योंकि वो वैल्यू स्टोर नहीं करता है, एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है, वो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपका जो इंटरव्यू में क्वेश्चन, साइज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये साइज क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको डेटा टाइप का साइज पता रहेगा, तो आप बाय डिफॉल्ट अगर रेंडमली पूछा गया कि ये बताओ आप सॉफ्टवेयर बनाए हो तो इसका साइज कितना एक्वायर करेगा, तो आपको माइंड में रहेगा कि हम लोग इतना डेटा टाइप यूज किए हैं, तो आप तुरंत बता दोगे सब डेटा टाइप को ऐड करें कि इतना साइज इसका मेमोरी साइज होगा इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो साइज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और ये फिक्स है रेंज, इसके रेंज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, साइज को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सब में यही लॉन्ग का लॉन्ग लिखोगे, कहीं पे भी लॉन्ग लिखोगे तो यही रेंज होगा, एंड लिखोगे तो यही रेंज होगा, ये चेंज नहीं होता है, और साइज भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, C++ का बात करें, बाकी अदर लैंग्वेज में जाओगे तो चेंज हो जाता है किसी से। हो गया लिखा हुआ। नेक्स्ट जो है वो है आपका डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप क्लिक करके टैग्स दीजिए। ऐड कर ले पेज, क्लियर हो गया? बताइए डेराइव्ड डेटा टाइप किसको कहते हैं? डेराइव्ड वर्ड का नाम सुने? डेराइव्ड वर्ड वहां पे यूज होता है जो किसी दूसरे के हेल्प से बनता है। नहीं, डेराइव्ड मीन्स होता है बनना। जैसे हम लोग है ना, तो हम लोग अपने मम्मी पापा से बने, तो हम लोग डेराइव हुए, तो डेराइव फ्रॉम पेरेंट्स। समझ में आया? तो उसी तरह से यहाँ पे भी डेराइव डेटा टाइप होता है। तो डेराइव डेटा टाइप उस डेटा टाइप को कहेंगे जो डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप से बनता है। मतलब कुछ हम लोग ऐसा डेटा टाइप भी बनाएंगे जो डेटा टाइप को बनाने के लिए फंडामेंटल डेटा टाइप हेल्प करेगा। जब तक आप फंडामेंटल का यूज नहीं करोगे तब तक आपका डेटा टाइप नहीं बनेगा, और जो डेटा टाइप फंडामेंटल से बनता है उसी को हम लोग डेराइव डेटा टाइप कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल में क्या क्या है, तो एग्जांपल में आपका है एरे। एरे जो है डेराइव डेटा टाइप। एरे बनाने के लिए फंडामेंटल का यूज करना पड़ता है। आप लोग सी में अगर एरे पढ़े होंगे तो उसमें आप देखा होगा कि इंट लिखते थे और एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। तो एरे वेरिएबल क्या है आपका? डेराइव डेटा टाइप, और उस वेरिएबल को बनाने के लिए इंट का यूज कर रहे हैं। तो इंट आपका क्या है? फंडामेंटल डेटा टाइप। तो डेराइव डेटा टाइप को बनाने के लिए फंडामेंटल का यूज किया जाता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना कि वैसा डेटा टाइप जो डेराइव किया जाता है फंडामेंटल डेटा टाइप से, लाइक इंट, फ्लोट, कैर, ये सब से जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा डेटा टाइप बोलेंगे? डेराइव डेटा टाइप। तो लिखिए द डेटा टाइप्स
the data types which are derived from सब पॉइंटर और रेफरेंस एक साथ पढ़ना, ठीक है। तो अभी सिर्फ एग्जांपल आपको लिखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, व्हाई एरे इज कॉल्ड डेराइव्ड डेटा टाइप। एरे को डेराइव्ड डेटा टाइप क्यों कहते हैं? Because array is derived from fundamental data type. That's why array is called derived data type. यही ना इसका आंसर होगा, क्योंकि एरे को डेराइव्ड डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फंडामेंटल से बनता है, इसीलिए उसको डेराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से उसको समझ के आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। कोडिंग में जो है दो सब हर टाइप का फैसिलिटी दिया गया है, आपका मर्जी है, आपके पास बना बनाया भी खाना है और खुद से बना के भी खाने वाला खाना है, दोनों फैसिलिटी, ठीक है। तो बना बनाया खाना खाना चाहते हो तो फंडामेंटल का यूज करो, और थोड़ा उसका सपोर्ट लेना चाहते हो तो डेराइव का यूज करो, और आप चाहते हो कि हम अपना डेटा खुद से बनाएं, ठीक है, किसी का हेल्प लेना ना पड़े, और हम लोग उसका काम भी खुद से दें, उसका नाम भी खुद से दें और उसका यूज भी खुद से करें, तो उसके लिए आपको डेराइव डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप उस डेटा टाइप को कहते हैं जो डेटा टाइप क्रिएट किया जाता है यूजर के द्वारा, और यूजर उसको खुद से बनाता है, तो नाम भी खुद से देगा, काम भी खुद से देगा और यूज भी खुद से करेगा, उसी को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना कि एक डेटा टाइप जो क्रिएट किया जाता है यूजर के द्वारा इटसेल्फ, मतलब वो खुद से बनाता है, उसी को हम लोग कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे इसके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं, तो स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके लिए आपको यूजर डिफाइंड डेटा, स्ट्रक्चर जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इनम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, टाइप डेट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये सब को यूजर खुद से बनाता है, और जो डेटा टाइप खुद से बनाया जाता है उसको हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो इसमें आप लिखोगे, इसमें लिखिए द डेटा टाइप्स which are created by user itself are known as user defined data types। क्लियर हो गया? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, इसको सेपरेट क्लास में पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर यूनियन इनम क्लास टाइप एक साथ लिखा जाता है, स्पेस नहीं दे सकता। टाइप एक्शन, ये सब जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। टाइप डेप्थ, टी है टी, इसको टाइप डेप्थ पढ़ते हैं। टाइप डेप्थ बहुत लोग अपसाइड है।
रेटिंग बहुत आता है, सो काउंसलिंग हो रहा है, तो नौकरी मिल रहा है किसी को, उसके लिए पैसा का डिमांड नहीं करेगा, स्किल डेवलप करना है, वहाँ पे क्लासेस चलेंगे, कॉलेज में नहीं। हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपका, ये तो क्लियर हो गया। अब किसी को भी बता दोगे, ज्यादातर इंटरव्यू में एग्जांपल पूछा जाता है, तो एग्जांपल आप माइंड में रखोगे कि फंडामेंटल के अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप आता है, डेराइव के अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप आता है, यूजर डिफाइंड के अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम सुना आप लोग ना, इसको कहा जाता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करना है और कुछ डेटा को स्टोर करना है, तो वो तो यूज हो गया वेरिएबल का। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वेरिएबल। पहले बताओ वेरिएबल किसको कहते हैं, फिर उसका पर्पस बताओ, तो उसका यूज क्यों करते हैं। पहला तो पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि वेरिएबल कहा किसको जाता है। तो बहुत लोग बोलते रहे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं, ABCD XYZ जो लिखा रहता है वो तुम्हारा वेरिएबल है। तो क्या हम अपना नाम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में? इंट सुरेंद्र लिख दिए और सुरेंद्र में 10 स्टोर कर दिया, तो क्या स्टोर नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा ना स्टोर। तो नाम को भी तो वेरिएबल बना सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट सिर्फ हुआ कहाँ, ये तो नहीं हुआ। तो इसका सिंपल है कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर नाम को बोलते हैं, और वेरिएबल एक नाम होता है, आप नाम कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, और उस नाम का काम होता है वैल्यू को स्टोर करना। सिंपल है। तो आप लिख सकते हो उसमें कि वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल एक नाम होता है, आइडेंटिफायर होता है, जो यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने में। पहला पॉइंट आ गया समझ में। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। जब आपको मन करे तब आप वेरिएबल का वैल्यू बदल दो, और जो स्टोर करोगे वही वैल्यू वो स्टोर करके रखेगा। जो चेंज्ड वैल्यू होगा वो स्टोर करेगा, पुराना वैल्यू को छोड़ देगा। समझ में आया? मींस वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम रन करवाते समय, प्रोग्राम में काम करते समय हम लोग उसके वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट ये है कि वेरिएबल जो होता है ना, कोडिंग में बनाया एक बार जाता है। वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर एक बार करें, लेकिन उसका यूज हम लोग बार बार करें। बनाना एक बार है, यूज बार बार करना है। जैसे ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग वेरिएबल के जैसा काम करना है। बना एक बार है, बाकी जिसका बिल्डिंग है वो बार बार चाहे तो बार बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। बना एक ही बार ना बनाया बिल्डिंग को, अब ऐसा नहीं कि आप 10 बार आओगे तो 10 बार बिल्डिंग बनाना पड़ेगा फिर आप लोग, ये काम तो नहीं होगा। वेरिएबल में भी सेम काम होता है। वेरिएबल बनता एक बार है, लेकिन वो यूज बार बार होता है। जैसे मान लो कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो इंट ए नाम का, तो इंट ए लिखोगे तो कंप्यूटर के अंदर ए के लिए मेमोरी क्रिएट होगी, और इसका मेमोरी साइज होगा 2 बाइट्स टर्बो। ये जो ए है ये नाम है, और नाम को ही आइडेंटिफायर बोलते हैं। इस मेमोरी का नाम ए है। अब हम लोग इस मेमोरी में बार बार वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो कि आप ए में 10 स्टोर करते हो, जैसे आपने 10 असाइन करोगे ए में, स्टोर करोगे ए में, तो 10 इस मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ स्टोर हो गया। अब आप चाहते हो कि इसका वैल्यू हम चेंज करें, तो आप चेंज कर सकते हो। ए में आप स्टोर करोगे 20, तो क्या होगा कि आपका जो ये ए वाला मेमोरी है, ये वैल्यू को रिलीज कर देगा मेमोरी से, क्योंकि इसके पास उतना जगह नहीं है कि वो दो वैल्यू को स्टोर करके रखे। उसके बाद ये 20 को स्टोर करके, जो लेटेस्ट वैल्यू स्टोर करोगे उसको वो स्टोर करके रखेगा, बाकी ओल्ड वैल्यू को रिलीज करते जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि हम -5 स्टोर करें, तो ये 20 को छोड़ देगा और -5 स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें दो चीज हम लोग को मिल रहा है। वेरिएबल बनाए कितना बार? एक बार। इसका यूज कितना बार किए? 3 बार। और चाहे तो और भी हम लोग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। इसका वैल्यू चेंज होगा लेकिन एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ये पॉइंट आया समझ में? अब हम लोग सिंपल सा फंडा है कि आपके पास 2 GB का मेमोरी है, ठीक है, और उसमें 2 GB का आपने मूवी डाल के रखा है। अब आपको नया मूवी डालना है तो पुराने वाले को डिलीट करना पड़ेगा, तब ना उसमें जाएगा। सेम ये यहाँ पे वही काम करना है। इसके पास 2 बाइट्स का स्पेस है, एक वैल्यू को पहले से स्टोर करके रखा है। अब आपको नया वैल्यू डालना है तो पुराना वैल्यू को रिलीज करेगा, उसके बाद नया वैल्यू स्टोर करेगा। आ गया समझ में? ठीक है। तो इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये कि वेरिएबल नाम होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं उसमें कि इसका यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। आ गया पॉइंट समझ में? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि वेरिएबल का वैल्यू कभी भी चेंज किया जा सकता है, कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि वेरिएबल बनाते एक बार है लेकिन उसका यूज हम लोग बार-बार करते हैं। दैट क्लियर? तो इसमें लिखिए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। ब्रैकेट में नेम लिख लेना, कंफ्यूज ज्यादा नहीं करोगे, ब्रैकेट में नेम लिख लो, ज्यादा बेहतर। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर which is used to store the data, पॉइंट आया समझ में? ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम लोग लिखेंगे its value can be changed during program run। ये पॉइंट आया समझ में? जिस समय हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस समय हम लोग उसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आ गया समझ में? वेरिएबल को हम लोग बनाते एक बार है तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेरिएबल कैन बी डिफाइंड वंस बट इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। ये लिख सकते हैं या नहीं? तो इसमें लिख लो फुल स्टॉप के बाद वेरिएबल कैन बी defined हासिल। Variable can be defined once, but it can be used for multiple times। अब वेरिएबल के बारे में आप लोग अच्छे से समझा सकते हो किसी को भी? समझ में आ गया? ठीक है। कल के क्लास में आप लोग को बताएंगे वेरिएबल बनाने और वेरिएबल का रूल बताएंगे कि वेरिएबल डिफाइन जिस समय हम लोग करते हैं, जिस समय वेरिएबल बनाते हैं उस समय हम लोग को किस किस रूल को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमारा वेरिएबल गलत बन सकता है। अगर उसका ध्यान ना रखेंगे और उसका ध्यान रखोगे तो वेरिएबल कभी गलत नहीं बनेगा। जैसे कोई स्टूडेंट बनाता है वेरिएबल तो उसको बोलते हैं रोल नंबर नाम का वेरिएबल बना, तो क्या करेगा? रोल को अलग लिखेगा और नंबर को अलग लिखेगा, दोनों के बीच में स्पेस दे देगा। तो ये आपका गलत तरीका है वेरिएबल बनाने का। तो उसमें आप लोगों को कल की क्लास में रूल सिखाएंगे वेरिएबल बनाने। उसके बाद कल से कोडिंग भी बताएंगे।
कल का